हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस यूनिट का थ्योरी ऑफ जो डिमांड है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी तो जो हमने इससे पिछली वीडियो में जो पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं छोटे छोटे, ताकि हम क्या पढ़ पाए, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको अच्छे से पढ़ पाए। तो जो ये चीज है इस पे जो है हमें मेनली फोकस करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड पहले तो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइसेस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच में क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगा, किसी भी रीजन की वजह से वो इंक्रीज करता है अगर, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कन्वर्सली वहीं पे अगर क्या होता है, किसी चीज का जो है प्राइस जो है वो फॉल कर जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, quantity demanded of a commodity increases with a fall in price and decreases with rise in price। तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, हमने पढ़ा था क्या, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन में हमने काफी सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिसमें प्राइस था, इनकम था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्स थे, सब्सटीट्यूट्स थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है प्राइस को लेकर। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है कि सिर्फ प्राइस और क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है तब होल्ड करेगा जब क्या है, जब हमारे अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, या फिर स्टेटमेंट में ये कहता है क्वांटिटी डिमांडेड जो है किसी भी कमोडिटी की वो इंक्रीज करती है जब प्राइस क्या है, फॉल करते हैं, और वही क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज करती है जब प्राइसेस क्या करते हैं, राइज करते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गया? तो लॉ ऑफ डिमांड को अब हम एक इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक डिमांड शेड्यूल बनाते हैं जो टेबुलर फॉर्म में होता है। तो हमारा डिमांड शेड्यूल जहां पे हम लेंगे प्राइस फॉर गुड एक्स और उसकी क्वांटिटी। से जब प्राइस क्या है 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 40 है। एट प्राइस 9 क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 50 होगी। एट प्राइस 8 कितनी होगी, 60 होगी। एट प्राइस कितनी होगी, 70 होगी। तो अब इसका हम क्या बना लेते हैं, डिमांड कर्व बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। 70 10 20 30 40 50 60 एंड 70। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एट प्राइस 10 क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 40 है। तो एक पॉइंट हमें यहां मिल गया 40, सॉरी थोड़ा सा आगे आ जाएगा ये 40। तो एट प्राइस 9 कितना है, 50। ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा। एट प्राइस 8 कितना हो गया, 60, और एट प्राइस कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये देख रहे हैं हम, ये हमें क्या मिला, हमारा डिमांड कर्व मिला जो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ज्यादा प्राइस पे जो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम है, और कम प्राइसेस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, प्राइस 10 से 9 हुआ तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कहाँ चली गई, 40 से 50 चली गई। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो सिंपली इतना ये बताता है हमें जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है
कि प्राइसेस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे प्राइसेस जो क्या होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। assumptions तो इसके हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। assumptions में आपको कुछ याद रखने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमने डिमांड फंक्शन में फैक्टर्स पढ़े हैं, प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब फैक्टर्स आपने क्या लिख देने हैं, assumptions में लिख देने हैं, दैट दे शुड बी कांस्टेंट। और इसके assumption में जो है कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो assumptions since other things being constant है, तो income will remain constant, income will be constant, prices of related goods will be constant, फिर उसके बाद taste and preferences will be constant, and future expectations of the consumer will remain same, will not change. Future expectations will not change. अब ये तो हमने पढ़ लिया assumptions, लॉ ऑफ डिमांड क्या है उसको हमने जो है डिमांड जो है उसको हमने कर्व में भी जो है इलस्ट्रेशन से जो है उसको हमने प्रूव किया कि किस तरीके से सही में जो है ये रियल लाइफ में भी हमारी अप्लाई होता है। किसी भी चीज का जब प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है तो हम उसकी डिमांड जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए वो क्या हो जाता है, मोर एक्सपेंसिव हो जाता है। अब क्या पढ़ते हैं हम, ये देख लेते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो किस वजह से होता है। तो रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो डाउन जो डिमांड कर्व है उसके डाउनवर्ड स्लोप करने के रीजंस क्या क्या हैं। एक तो उसमें आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से यहाँ पे जो है हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग किस तरह से है ये मैं आपको समझाऊंगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे हो सकता है। हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की जो है मोर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी क्या करती है, डिक्रीज होती जाती है। तो वही कंसेप्ट जो है हमारे डिमांड में भी अप्लाई होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम सेम प्राइस पे और यूनिट्स जो है कंज्यूम करने लगते हैं तो हमारी वहां पे यूटिलिटी क्या होती है उस गुड की, कम हो जाती है। यानी कि वहां पे हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है और अब हम उस सेम प्राइस पे जो है और पैसा जो है खर्चने को तैयार नहीं होते हैं। अगर जो है प्राइस उसका कम हो जाएगा, हमारी प्राइस कम होने की वजह से जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो वापस से बैलेंस में आ जाएगी। तो प्राइस कम होगा तभी क्या करेगा कंज्यूमर जो है वो और खरीदेगा सेम प्राइस पे जो है। सिंस जो यूटिलिटी है मोर कंजम्पशन से वो डिक्रीज होगी तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसको पैसा जो है अपने पास रखना जो है वो ज्यादा फायदेमंद लगेगा खरीदने से। तो जब प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने पे उसे लगेगा कि हाँ अब मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मुझे यही चीज कम प्राइस पे मिल रही है, तो उसे वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो प्राइस कम होने पे जो है वो और खरीदेगा। ये आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। फिर आता है हमारा इनकम इफेक्ट। अच्छा, तो इनकम इफेक्ट जो है वो क्या होता है। अब क्या होता है, जैसे भी क्या होता है किसी भी जो कमोडिटी है उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या है कि हमारी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। किस तरीके से,
अगर हमारे पास पहले 100 रुपए थे तो 100 रुपए में हम क्या है अलग अपने जो जो भी हमारी जरूरत थी उसको फाइनेंस कर रहे थे। अब किसी चीज का जो है वो प्राइस क्या है कम हो गया है, तो अब उसके पास कुछ पैसे जो है बच जाएंगे। इनकम तो सेम है लेकिन हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। किस वजह से? हमारे प्राइस बढ़ने की वजह से। जो जो भी पैसे हमारे पास जो है एक्चुअली में स्पेंड करने के लिए हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारी रियल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वहां पे वो रियल इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारा इनकम इफेक्ट जो है वो जो है आ जाता है पावर में। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो, जो लॉ ऑफ डिमांड में हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू इनकम इफेक्ट। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अब क्या होता है, अगर एक प्राइस, एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो ज्यादा हो गया तो उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं वो उनको जो है उससे कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो वो अपना फायदा देखेगा। क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है, मतलब वो अपना मैक्सिमम जो है बेनिफिट किसी भी चीज से चाहता है। तो यहाँ पे वो किस तरफ जाएगा, जहां पे उसको कम प्राइस पे करना पा रहा, जहां पे उसको कम प्राइस जो है वो पे करना पड़ रहा है, ताकि जो क्या है वो अपने पैसे जो है और चीजों में भी लगा सके। तो इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसकी वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है, साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप से कहने का ये मतलब है जब किसी भी चीज का जो प्राइस बढ़ता या कम होता है तो उससे क्या होता है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो कई ऐसे लोग हैं जो पहले उस चीज को नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो खरीद लेते हैं। उसी तरीके से अगर प्राइस बढ़ जाता है तो पहले जो लोग खरीद रहे थे वो जो है अब नहीं खरीदेंगे। जैसे सेल्स लगती है ना, सेल्स पे जैसे ही प्राइस कम होता है तो डिमांड एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो हायर प्राइस जो है पे करने को तैयार नहीं थे, अब लोअर प्राइसेस पे जो है वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो उसमें हमारा क्या होता है कि जब इस वजह से हमारा जो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है इस ये चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि प्राइस जब ज्यादा है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो है कम होती है, क्योंकि कम लोग जो है उस कमोडिटी को खरीद सकते हैं, तो हमारा साइज ऑफ ग्रुप क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंट यूज। डिफरेंट यूज, हमें पता है कि अलग अलग चीजों के क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके कई सारे यूज हैं, है ना। तो अब किसी चीज का अगर क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, मान लो दूध का प्राइस कम हो जाता है। दूध एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों में काम आती है, बहुत सारी चीजों में। तो अब क्या होगा, जैसे ही दूध का प्राइस कम हुआ तो दूध की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब दूध को जो है बाकी सारी जो यूजेस हैं उसमें भी यूज किया जाने लगेगा, ताकि वो जो है मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। रीजन हमने देख लिया। अब इस लॉ ऑफ डिमांड में क्या होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती है। वो एक्सेप्शंस क्या हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा जो है वो काम नहीं करता है। तो एक्सेप्शंस, हमें पता है कि एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर किसी चीज में। हम बोलते हैं किसी जगह के लोग जो है बहुत बुरे हैं, तो जहां लोग बुरे हैं वहां पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो कोई भी चीज है वो पूरी अच्छी नहीं होती, पूरी बुरी भी नहीं होती है। हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और हर अच्छाई में कुछ ना कुछ जो है वो बुराई होती है। उसी तरीके से जो हमारी है एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, exceptions of law of demand। exceptions क्या क्या है,
एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जो होते हैं उनके यूजुअली प्राइसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हायर होते हैं। सिंस उनके प्राइस हाई होते हैं इसीलिए जो है वो बाकी आर्टिकल्स से क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो उन जो आर्टिकल्स होते हैं उनको समझा जाता है एज अ लग्जरी तौर पे जो है उनको माना जाता है, और कुछ ही लोग जो है उनको खरीद पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो उससे जो है ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा जो है वो क्या हो रहा है, उनके लिए डिस्टिंक्ट बन रहा है ना। जैसे गोल्ड है, डायमंड है, ये सब मतलब जितनी भी जो है वो महंगी महंगी चीजें हैं। अब अगर इनका प्राइस जो है वो कम होता तो क्या इनकी तरफ इतनी अट्रैक्शन होती, नहीं होती। डायमंड जो है जैसे गोल्ड है, अब ठीक है गोल्ड के अलग फीचर्स हैं, बट क्यों लोग जो है गोल्ड को ही खरीदना चाहते हैं, कहीं और चीज भी ऐसी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी है जो मिलती है। 24 घंटे गोल्ड कौन पहन कर रखता है, कोई 24 घंटे गोल्ड नहीं पहन कर रखता, बट फिर भी हम उसको अंदर खजानों में छुपा छुपा कर रखते हैं। तो वहीं पे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो भी इंसान यूज कर सकता है, बट हम वो यूज नहीं करते। इंसान प्रेफर करता है कि वो गोल्ड एक्यूमुलेट करके रखे, या डायमंड जो है वो खरीद कर रखे, या ऐसे कुछ एंटीक्स होते हैं, इतनी हमें पता है एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव पेंटिंग्स है, मोनालिसा है, कोई पेंटिंग होगी बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो क्यों क्यों लोग इतनी एक्सपेंसिव होने के बाद भी उनको खरीदते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं। उनका जितना प्राइस जो है वो बढ़ता है, लोगों की नजर में उनकी वैल्यू क्या होती है, उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर इनकी क्या हो जाए, प्राइस जो है कम हो जाए, तो लोगों की नजर में इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है हमारी, डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स। दूसरा क्या होता है, एक इल्यूजन इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट में जो है हम सब लोग फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत सस्ती चीज है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, थोड़ी महंगी चीज लेते हैं, महंगी चीज की क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। तो इसी तरीके से कुछ जब ये इल्यूजन इफेक्ट जो आता है, तो वहां पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं करता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिंस उनका प्राइस कम होता है तो हम वो प्राइस पे नहीं करना चाहते, हम डाउट करते हैं कि क्या पता इनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो ये हमें जो है एक दिन जो हम इसको यूज करेंगे उसके बाद ये खराब हो जाएगा, तो हम नहीं लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। जो है कई बार जो होती है सादा दिखने वाली, या फिर जो है जिनका प्राइस कम होता है, वो चीजें भी क्या हो सकती हैं, कमाल की हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, गिफन गुड्स आता है। गिफन गुड्स, तो ये जो गिफन गुड्स का प्रिंसिपल है, ये सबसे पहले जो है जो हमारे सर रॉबर्ट गिफिन है, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया था, और इसीलिए जो है उन्हीं के नाम से हम इसे गिफन गुड्स कहते हैं। तो गिफन गुड्स क्या होते हैं, एक्चुअली गिफन गुड्स क्या होते हैं, एक बहुत ही मतलब इंफीरियर टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उनका प्राइस बढ़ने पे भी क्या होता है, उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मान लो कोई बहुत ही गरीब घराना है, वहां पे जो है वो सिर्फ दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या कर रहे हैं, वो हफ्ते में सब्जी ले रहे हैं और कोई दाल ले रहे हैं, ठीक है। सब्जी उनको जो है वो मिलती है 50 रुपए kg। ऐसे ही समझने के लिए एग्जाम्पल है, सब्जी उनको 50 रुपए kg मिल रही है, वहीं जो दाल है उनको कितने रुपए केजी मिल रही है, 15 रुपए kg मिल रही है। अब से दाल का जो प्राइस है वो 15 से 20 हो गया। बजट तो उनके पास कांस्टेंट है, उनकी इनकम जो है कितनी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब वो ऐसा नहीं कर सकते कि दाल की जो कंजम्पशन है वो कम कर दे और सब्जी की है बढ़ा दे, क्योंकि अगर सब्जी की कंजम्पशन वो बढ़ाएंगे तो 40 रुपीज है, तो जब उसकी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उनको डबल पे करना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस जो दाल है हम उसको यहाँ पे इंफीरियर गुड ले रहे हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो लोग जो है उसकी डिमांड और ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो जो दूसरा जो उनके पास गुड होगा उसकी कंजम्पशन उनको कम करनी पड़ेगी, सिंस इस गुड का क्या है, प्राइस अब बढ़ गया है। तो गिफन गुड्स में क्या होता है, गिफन गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव प्राइस रिलेशन होता है,
और नेगेटिव इनकम रिलेशन होता है गुड्स विद पॉजिटिव प्राइस रिलेशन एंड नेगेटिव income relation are called given goods. पॉजिटिव प्राइस रिलेशन इसलिए कि प्राइस बढ़ने के साथ हमारी क्या हो जाती है, क्वांटिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इनकम इंक्रीज होगी, सिंस ये क्या है, इंफीरियर गुड्स है, तो जिन लोगों की इनकम गुड जो है कम है, अब ज्यादा हो गई है, तो वो भी चाहेंगे कि अब हम क्या है, जो बेटर तरीके की गुड्स जो है उनकी कंजम्पशन करें, क्योंकि अब हमारे पास जो है ज्यादा पैसा आ गया है। तो गिवन गुड्स में क्या होता है, प्राइस जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लास्ट चीज जो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, शॉर्टली पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे अगेन डिस्कस कर लेंगे। वो क्या है, हमारे जो डिमांड कर्व है उसमें जो चेंजेस हैं वो किस वजह से आते हैं और कैसे आते हैं। तो जो हमारा डिमांड कर्व है, या तो क्या होता है, चेंज इन डिमांड कर्व, मतलब मूवमेंट होती है, या फिर क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड। ये दो चेंजेस जो है डिमांड कर्व में आ सकते हैं जब अलग अलग फैक्टर्स जो है वो उन पे क्या होते हैं, अप्लाई। अब जो हमारा पहला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये सिर्फ उस केस में होता है जब बाकी कोई भी चीज जो है वो चेंज ना हो और सिर्फ हमारा क्या चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। तो अगर सिर्फ हमारा प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, उसमें क्या होंगी, मूवमेंट्स होंगी। जैसे कि चेंज इन डिमांड कर्व में हमारी दो चीजें आती हैं, कॉन्ट्रैक्शन along DD कर्व मतलब डिमांड कर्व, और एक्सपेंशन along डिमांड कर्व। कंट्रैक्शन कब होगी, जब हमारा प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा हमारे डिमांड कर्व में। और वहीं पे एक्सपेंशन जो है हमारे डिमांड कर्व में, वो कब होगी, जब प्राइसेस क्या है, कम हो जाएंगे। प्राइस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंशन हो जाएगी हमारे डिमांड कर्व में। जैसे ये हमारा अगर डिमांड कर्व है, ये है अलग अलग प्राइस लेवल P1, P2, P3, Q1, Q2 और Q3। अब मान लो क्या होता है, यहाँ पे कंट्रैक्शन हमने करा, प्राइस P2 से P3 पे चला गया, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ये क्या होगा, इसमें हुई ना कंट्रैक्शन, क्वांटिटी डिमांडेड Q2 से क्या हो गई, Q1 हो गई। तो कंट्रैक्शन में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट। वहीं पे एक्सपेंशन के केस में क्या होगा कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस है, P1, P2, P3, P4, ये हमारा डिमांड कर्व है, DD, X एक्सिस, Y एक्सिस।
तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी Q1, Q2, Q3 और Q4। एक्सपेंशन हमने पढ़ना है, तो एक्सपेंशन किस केस में होगी, जब क्या होगा, हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर P4 से प्राइस हमारा P3 पे आ जाता है, मतलब यहाँ से हमारा प्राइस यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो उसमें क्या होगी, हमारी एक्सपेंशन होगी। ये एक्सपेंशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, कम थी, और इस पॉइंट पे जब प्राइस P3 पे आएंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंशन अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हमेशा जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से होती है। दूसरा आता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट किस वजह से होता है, हमारा शिफ्ट होता है हमारा बाकी जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं प्राइस को छोड़ के, जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उन सब फैक्टर्स में अगर कोई चेंज आ जाए तो वहां पे हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चेंज इन इनकम, उसके बाद चेंज इन रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स हमने पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्स, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट्स। उसके बाद है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इस साइड हम क्या करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इस साइड हम करेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट और इस साइड हम करेंगे लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड जब इन फैक्टर्स में क्या है, चेंज आता है और प्राइस हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वहां पे क्या होता है, पैरेलल शिफ्ट होता है। अगर वो पैरेलल शिफ्ट जो है वो राइटवर्ड साइड हो, तो वो कब कब होता है, ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये हमारा डिमांड कर्व है। सिंस हमारे प्राइसेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, बाकी फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जब हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, उस केस में क्या होगा, वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। इस प्राइस पे पहले क्या थी, इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, जब शिफ्ट हुआ तो इसी प्राइस पे इतनी होगी क्वांटिटी डिमांडेड। इस प्राइस पे पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, अब कितनी होगी, इतनी होगी। इससे ज्यादा करेंगे तो काफी मेसी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो राइटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब क्या होता है, इन फैक्टर्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब डिमांड क्या करती है, जब इंक्रीज करती है इन सब फैक्टर्स में से जो है किसी भी वजह से, तो तब हमारा क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और वहीं पे अगर क्या हो जाए, हमारी डिमांड कम हो जाए इन फैक्टर्स की वजह से, प्राइस को छोड़ के इन फैक्टर्स की वजह से अगर हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है सेम प्राइस लेवल पे, keeping in mind that prices are constant when there is a shift in demand curve। तो अगर हमारे प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, पीछे की तरफ जो है हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है। ये हमारा अगर डी था तो यहाँ पे डी1 आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं हम कि
किस तरीके से ये फैक्टर्स जब चेंज होते हैं तो क्या क्या होता है। जब इनकम क्या होती है, जो हमारी वाई है वो इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है। वहीं पे जब हमारी इनकम क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। चेंज इन रिलेटेड गुड्स, जब कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज आएगा तो क्या होगा। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है एक साथ जो है वो यूज होते हैं, तो अगर एक गुड का जो है वो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी जो है कॉम्प्लीमेंट होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो अब मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसका क्या हो गया है, हमारा प्राइस क्या है, कम हो गया है। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा है उसका प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरीके से जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली जो है यूज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। तो जब किसी एक सब्स्टिट्यूट का जो है वो प्राइस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्राइस सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूट है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहीं पे क्या होगा, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट के केस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस कम होने पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड जो क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है अगर किसी गुड को लेके जो है वो अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो उसे ज्यादा प्रेफर करने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं अगर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है वो किसी गुड की प्राइस को को लेकर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिक्रीज होंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो किसी भी गुड को लेकर अगर क्या हो जाएगी, किसी प्राइस है जो कम हो रहा है किसी गुड का फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस गुड होने कम होने की वजह से डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं पे अगर फ्यूचर में किसी कुछ जो कमोडिटी है उसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट। तो इस तरीके से जो है हमारे डिमांड कर्व में चेंजेस आते हैं, वो क्यों आते हैं, किस किस वजह से आते हैं, किस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं, तो वो क्या इफेक्ट लाते हैं हमारे डिमांड कर्व पे, ये सब हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आप सबको जो है समझ आई होगी और मजा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, ज्यादा जो बोरिंग है वो नहीं हुआ होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।